Good morning, everyone. So this lecture is for S12 to S17 batch. This is lecture number 8 of ALKH. तो मैं वहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ जहाँ से हमने मेन क्लास में छोड़ा था. हमारे 7 लेक्चर हो चुके थे. इससे पहले मैंने 2 लेक्चर डाले हैं ALKH के रिवीजन के लिए, जिसमें एक लेक्चर में SN1 पढ़ाया और दूसरे लेक्चर में मैंने SN2 रिएक्शन पढ़ाई है. तो लेक्चर नंबर 8 की शुरुआत कर रहे हैं. SN2 रिएक्शन की एक टेबल 1 बताई थी मैंने, जिसमें रेट ऑफ SN2 रिएक्शन कंपेरिजन करना बताया था. तो अगला टेबल क्या है? दिस इज टेबल नंबर 2. दिस इज टेबल नंबर 2 कि अगर सपोज करो ये मेरे पास रिएक्टेंट हो, तो इसमें मुझे SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन का रेट देखना है. तो रेट कैसे मैटर करेगा? SN2 रिएक्शन इन केस ऑफ CH3X, दिस इज वेरी गुड, और SN1 रिएक्शन इसमें होती ही नहीं है. इसको मैं लिख रहा हूं नो. इस केस में अगर मैं बात करूंगा तो SN2 रिएक्शन गुड और SN1 रिएक्शन होती ही नहीं है, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा. इन केस ऑफ 2 डिग्री SN2 रिएक्शन यस. वैसे अगर रेट याद हो तो यहाँ पर 200 टाइम्स रेट होता है और इसके केस में 0.02 टाइम्स रेट होता है SN2 रिएक्शन का. SN1 रिएक्शन की बात करेंगे तो SN1 रिएक्शन 2 डिग्री में होने लग जाती है, क्योंकि कार्बोकेटाइन इज समवॉट स्टेबल एज कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बोकेटाइन. 3 डिग्री के केस में बात करेंगे तो SN2 रिएक्शन बिल्कुल नहीं होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है बहुत ज़्यादा. और SN1 रिएक्शन की बात करेंगे तो वेरी गुड. अगर मैं अलाइलिक की बात करूं तो यस SN1 रिएक्शन होगी, लेकिन SN2 रिएक्शन का रेट अच्छा होता है तो यहाँ पे गुड. इसके केस में भी ट्रांजिशन स्टेट रेजोनेंस स्टेबलाइज बनती है गुड, और यहाँ पर भी SN1 रिएक्शन होती है. इसके केस में अगर मैं SN1 रिएक्शन की बात करूंगा तो कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन -m इफेक्ट की वजह से डिस्टेबलाइज रहेगा. तो यहाँ पर रखूंगा मैं नो. और इस केस में SN2 रिएक्शन का रेट 1 लाख टाइम्स होता है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट पोलर मल्टीपल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होती है. तो मैं कहूँगा यहाँ पर एक्सीलेंट केस बनेगा फॉर SN2 रिएक्शन. इसके केस में अगर मैं बात करूँगा तो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं. SN2 रिएक्शन का रेट अगर तुम कंपैरिजन करो तो 900 टाइम्स होता है. तो यस, इसमें मैं कह सकता हूं दिस इज गुड. और SN1 के लिए दिस इज एक्सीलेंट सबस्ट्रेट, एक्सीलेंट रिएक्टेंट. वाई कि अगर X- बाहर निकलता है तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो हाईली स्टेबलाइज्ड होगा ड्यू टू प्लस इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम. सिमिलरली इस केस में भी ऑक्सीजन जैसे ही होगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर होंगे. तो इस केस में मैं कहूंगा गुड एंड एक्सीलेंट. दिस इज टेबल 2 फॉर कंपैरिजन ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन. अब स्टार्ट करते हैं CRK के क्वेश्चन से. क्वेश्चन ले रहे हैं हम. आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 एक मिक्स्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको SN1 वगैरह के बारे में सोचना है. बोला है CH3OH डाला है, क्या प्रोडक्ट बनेगा. क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं एक बार. द गिवन कंपाउंड गिव्स मिक्सचर ऑफ 5 प्रोडक्ट. अब 5 यहाँ पे बनेगा कि नहीं बनेगा वो चेक कर लेंगे एक बार. ऑन द ट्रीटमेंट विद CH3OH राइट स्ट्रक्चर ऑफ ऑल 5 प्रोडक्ट एंड गिव द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. आगे लिखा हुआ है कि यहाँ पर A + B + C + D + E का फॉर्मेशन हो रहा है. देखो, इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूंगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इसका मतलब यहां पे सबसे पहले लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, दैट इज Br-, यानी कि पहले मैं बिना सोचे समझे मैं Br- को बाहर निकाल दूंगा और बना लूंगा एक कार्बोकेटाइन. अब बात आती है यहां पे मैं SN1 रिएक्शन कराऊंगा या फिर E1 रिएक्शन कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं. और मैंने बताया था इंटीजर टाइप का क्वेश्चन हो तो हमें दोनों कराने होते हैं. तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है और पॉसिबल प्रोडक्ट पूछे तो मैं दोनों के आंसर करूंगा. जैसे इस कार्बोकेटाइन, जो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन यहां पे बनेगा, अगर मैं SN1 रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखता हूं, SN1 रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? इसी वाले मॉलिक्यूल पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर दे, इस वाले कार्बोकेटाइन पे. इस कार्बोकेटाइन में न्यूक्लियोफाइल कौन है? CH3O-, तो इस कार्बोकेटाइन पर OCH3 आके लग जाएगा. दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ SN1 रिएक्शन. इसका E1 रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा कि इसके साइड वाले कार्बन से H+ एलिमिनेट हो जाए. तो साइड वाला कार्बन ये है, यहां से H+ एलिमिनेट होगा, H+ एलिमिनेट होगा तो अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा.
ये पहले वाले कार्बोकेटाइन से आया। अच्छा, अब बात करते हैं क्या ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज कर सकता है? हाँ डेफिनेटली, हमें कभी भी ऐसा कार्बोकेटाइन दिख जाए 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर कार्बोकेटाइन, तो हम रिंग एक्सपेंशन का केस मान लेते हैं। इसका मतलब ये जो दोनों मैंने प्रोडक्ट बनाए ये बहुत माइनर बनेंगे, लेकिन क्योंकि ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है इसलिए मैं सारे आंसर करूंगा, ठीक है। तो अभी ये मैं दोनों माइनर प्रोडक्ट बनाने के बाद यहां पे मैं कराऊंगा रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन की अगर मैं बात करूं तो प्लस के साइड में प्लस दूंगा, यहाँ पे माइनस दूंगा, माइनस को इससे कनेक्ट कर दूंगा, तो एक 6 मेंबर्ड रिंग मुझे दिखाई देगी जिसमें प्लस चार्ज यहां होगा। अब अगर इसके केस में मैं सब्स्टिट्यूशन की बात करूं यानी SN1 रिएक्शन की बात करूं, तो SN1 में न्यूक्लियोफाइल OCH3 आके अटैक करेगा तो एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा। और इसके केस में अगर मैंने एलिमिनेशन कराया तो फाइनली ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बात यह है कि देखो, अब बात कर लेते हैं कि क्या इनके स्टीरियो आइसोमर तो नहीं है, वो भी काउंट करने होते हैं हमें। इसमें कोई ऑप्टिकल सेंटर नहीं है, ना ही GI सेंटर है। इसमें कोई ऑप्टिकल सेंटर है नहीं है, ना ही कोई GI सेंटर है। इसके केस में कोई ऑप्टिकल सेंटर नहीं है, ना ही GI सेंटर है। सिमिलरली यहाँ पे भी GI सेंटर नहीं है क्योंकि 8 मेंबर से GI स्टार्ट होती है साइक्लिक सिस्टम में। इसका मतलब यह है कि इन चारों में सिर्फ 4 प्रोडक्ट बने अभी। अब लोग गलती क्या करते हैं, लोग गलती ये करते हैं इस कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करा के बोलते हैं कि भाई ये कार्बोकेटाइन अगर यहां चला जाए तो सर और प्रोडक्ट बन जाएंगे, ABCDE वाला भी आने लग जाएगा। नहीं करना कभी भी ऐसा। यू आर नॉट गोइंग टू रीअरेंज द कार्बोकेटाइन व्हेन देयर इज द केस ऑफ रिंग एक्सपेंशन। जब रिंग एक्सपेंशन हो सकता है वही करेंगे और उसी के प्रोडक्ट रिपोर्ट करेंगे। तो E जहां पर ऐसा कुछ नहीं बनेगा, दिस इज माई A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। ये ABCD 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 के। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ SN1 वर्सेस E1। फिर क्वेश्चन अगर मान लो यही क्वेश्चन मोर देन 1 में आता तो फिर मैं ये दोनों आंसर नहीं करता क्योंकि ये बहुत माइनर होंगे। मेरा फाइनल कार्बोकेटाइन बनाएगा और ये दोनों आंसर करता मैं मोर देन 1 में। अब कोई पूछे सर सिंगल ऑप्शन में आ जाए तो क्या आंसर करूंगा, फिर डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर क्या है। अगर यहाँ हीट होता यानी टेम्परेचर जो अबव 100, तो हाई टेम्परेचर के केस में मैं अल्कीन आंसर करता हूँ, और लो टेम्परेचर के केस में सब्स्टिट्यूशन फेवर होता है, इसलिए मैं ये वाला आंसर करूंगा। तो अगर सिंगल ऑप्शन आता है तो टेम्परेचर के जरिए हम लोग डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट SN1 का बनाना है या फिर E1 रिएक्शन का बनाना है। दिस इज E1 रिएक्शन। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। इंटीजर में सारे पॉसिबल प्रोडक्ट बनाएंगे, मोर देन 1 में फाइनल स्टेबल कार्बोकेटाइन के सारे प्रोडक्ट बनाएंगे। और अगर यही क्वेश्चन सिंगल ऑप्शन में होता तो फिर टेम्परेचर से डिसाइड करेंगे कि SN1 होनी है या फिर E1 होनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेंगे। जिस किसी को भी नोट डाउन करना है वो बीच में वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकता है। ठीक है, आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का डिस्कशन हो चुका है। नाउ टेकिंग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें SN1 और SN2 के रेट कंपैरिजन करने हैं। इस क्वेश्चन का एक पार्ट मैं क्लास में करा चुका था, बट ठीक है मैं दोनों पार्ट एक बार यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ फिर से। इन सारे केसेस में हमें SN1 और SN2 का रेट कंपेयर करना है। पहले SN1 का रेट कंपेयर करना है, फिर SN2 का रेट कंपेयर करना है। ठीक है, इसमें टोटल 12 पार्ट हैं, तो पहले 6 पार्ट डिस्कस करेंगे, फिर अगले 6 पार्ट डिस्कस कर लेंगे। दिस इज केस नंबर 4। केस नंबर 5 में क्लोरीन है, देन यहाँ पर क्लोरीन है, और केस नंबर 6 में बेंजीन CH2Br, और अगले वाले केस में साइक्लोहेक्सेन CH2Br। कंपैरिजन किस चीज का करना है कि सबसे पहले SN1 का रेट का कंपैरिजन क्या होगा, और अगले केस में कंपैरिजन करना है SN2 का रेट का कंपैरिजन क्या होगा। SN2 का रेट का कंपैरिजन क्या होगा। मान लो ये A वाले मॉलिक्यूल है और ये B वाले मॉलिक्यूल है, चलो कंपेयर करते हैं। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं देखूं, SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन फिनाइलिक काफी अनस्टेबल होता है, तो इसमें केस में A का रेट ज्यादा होगा। पहले मैं SN1 का आंसर बता रहा हूं। इसके केस में कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बनेगा इसलिए B का ज्यादा होगा। इसके केस में लीविंग ग्रुप Br- अच्छा होता है इसलिए B का ज्यादा होगा।
इसके केस में 2 डिग्री कार्बोटाइन बनेगा इसलिए बी का ज्यादा होगा। विनाइलिक कार्बोटाइन काफी अनस्टेबल होता है इसलिए ए का ज्यादा होगा। और फेनाइलिक कार्बोटाइन मतलब बेंजाइलिक कार्बोटाइन काफी स्टेबल होता है इसलिए ए का ज्यादा होगा। ये तो सारे SN1 का रेट का कंपैरिजन हो गया। SN2 का रेट का कंपैरिजन करें तो फेनाइलिक और विनाइलिक के केस में SN2 का रेट 0 लिखाया था। डबल बॉन्ड वाले सिस्टम में और बेंजीन वाले सिस्टम में ना ही SN1 होती है ना ही SN2 होती है। तो इसके केस में रेट अगर कंपैरिजन करेंगे, यहाँ SN2 नहीं होगी, यहाँ SN2 होगी, तो ए का रेट ज्यादा होगा। और इसके केस में 3 डिग्री में SN2 होती ही नहीं है तो ए का रेट ज्यादा होगा। इसके केस में लीविंग ग्रुप अच्छा है इसलिए बी का रेट ज्यादा होगा। और इसके केस में 1 डिग्री में SN2 का रेट अच्छा होता है इसलिए ए का रेट ज्यादा होगा। इन दोनों में यहाँ SN2 होती नहीं है, वही वाला फैक्टर, इसलिए ए का रेट ज्यादा होगा। और अगले वाले केस में ट्रांजिशन स्टेट रेजोनेंस स्टेबलाइज बनती है, लिखा है वो है टेबल नंबर 1 वाली वैल्यू 200 वाला रेट होता है इसके केस में, इसीलिए ए का रेट ज्यादा होगा। ये पहले 6 पार्ट हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लोगे आप लोग खुद से। नेक्स्ट 6 पार्ट और डिस्कस करें इस क्वेश्चन के। Seventh part is BR. Eighth part is ninth part is tenth part is 11th part is 12th part is again we have to compare the rate of SN1 and SN2, ठीक है। इसके केस में सबसे पहले SN1 का रेट कंपैरिजन कर लेते हैं। ए और बी में अगर कंपेयर करें तो कार्बोटाइन अलाइलिक बनेगा इसलिए ए का रेट ज्यादा। इसके केस में कंपेयर करें कार्बोटाइन यहाँ अलाइलिक बनेगा इसलिए बी का रेट ज्यादा। इसके केस में कंपेयर करें कार्बोटाइन हाईली अनस्टेबल ड्यू टू माइनस एम इफेक्ट, अगर प्लस चार्ज बनाते हो तो ऑक्सीजन के ऊपर पहुंच जाएगा, हाईली अनस्टेबल, इसलिए बी का रेट ज्यादा होगा। इसके केस में अगर कंपेयर करें कार्बोटाइन हाईली स्टेबल ड्यू टू प्लस इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम, इसलिए ए का रेट ज्यादा होगा। इसके केस में अगर कंपेरिजन करें तो यहाँ पे जो कार्बोटाइन बनेगा उसके केस में 2 हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे, यहाँ पे जो कार्बोटाइन बनेगा उसका एक भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। डिग्री नहीं देखनी है, इंडक्टिव नहीं चेक करोगे, इसीलिए बी का रेट ज्यादा होगा SN1 के केस में। और यहाँ अगर कंपेयर करें तो ब्रिज हेड कार्बोटाइन हाईली अनस्टेबल होता है इसलिए बी का रेट ज्यादा होगा। अब बात कर लेते हैं SN2 की। विनाइलिक में SN2 होती नहीं इसलिए ए का रेट ज्यादा होगा। इन दोनों में कंपेयर करें तो इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ट्रांजिशन स्टेट बनती है इसलिए बी का रेट ज्यादा होगा। इनमें अगर कंपेयर करें तो हाईली रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन, 1 लाख टाइम्स रेट होता है इसलिए ए का रेट ज्यादा होगा। और इसके केस में कंपेयर करें तो 920 टाइम्स रेट होता है इसका, इसलिए ए का रेट ज्यादा होगा। और इसके केस में अगर कंपेयर करें तो इसमें SN2 होती ही नहीं है ड्यू टू स्टेरिक एंट्रेंस, एक्सेप्शन रिवीजन में भी लिखाया है मैंने, तो बी का रेट ज्यादा होगा। और इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो ब्रिज हेड पे इन्वर्जन हो ही नहीं सकता है, SN2 का रेट 0 मानते हैं, इसलिए इस केस में बी का रेट ज्यादा होगा फॉर SN2 रिएक्शन। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। इसके बाद अब जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो पढ़ना है टेबल 3। टेबल 3 में हमें क्या जानने को मिलेगा? टेबल 1 में देखो क्या देखा था, SN2 का डिफरेंट रिएक्टेंट में क्या रेट होता है। टेबल 2 में क्या देखा था, रिएक्टेंट अगर हमने ले लिए तो SN1 और SN2 का कंपैरिजन क्या है। अब टेबल 3 में हमें यह देखना है कि डिफरेंट जो रिएक्टेंट डालते हैं उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या ऑर्डर होता है, क्योंकि SN2 के केस में हमें कई बार रेट कंपैरिजन करना पड़ता है और डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल दे रखे होते हैं, तो उन न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी पता होनी चाहिए। तो अब बात करेंगे हम लोग तीसरे टेबल की, टेबल नंबर 3, विच इज न्यूक्लियोफिलिसिटी। वी विल टॉक अबाउट टेबल नंबर 3,
टेबल 3 दैट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी। सबसे पहली बात तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, तो पहले से पता है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर। कोई भी अगर अपने लोन पेयर डोनेट करना चाहता है उसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। लेकिन यही डेफिनेशन बेसिसिटी की होती है। यानी कि अगर मैं बेसिसिटी की भी बात करूं तो बेसिक किसको बोलते हैं, लुईस बेस किसको बोलते हैं, विच वांट्स टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। तो क्या बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम फिनोमेना है? इस चीज का आंसर 99% लोग बोलते हैं हाँ, बट आंसर है ना। एक्चुअली में न्यूक्लियोफिलिसिटी इज काइनेटिकली कंट्रोल फिनोमेना एंड बेसिसिटी इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल फिनोमेना। अब ये काइनेटिकली कंट्रोल फिनोमेना और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल फिनोमेना का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है कौन सा स्पीसीज कितने फास्ट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर एटम, जबकि बेसिसिटी में फास्टनेस नहीं आती है। बेसिसिटी में स्पीड की बात नहीं होती है, यहाँ स्पीड ऑफ रिएक्शन है। काइनेटिकली कंट्रोल रिएक्शन मतलब स्पीड से रिलेटेड है, काइनेटिक्स का मतलब ही स्पीड होता है। और यहां बेसिसिटी में थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल रिएक्शन का मतलब होता है कि कितने एक्सटेंट तक डोनेशन ऑफ लोन पेयर होता है। यहां कितनी जल्दी डोनेशन होता है, इसमें कितने एक्सटेंट तक डोनेशन होता है। ये फर्क है बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले लोग पूछते हैं कि RO माइनस और RS माइनस में न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या रिलेशन होगा, और दूसरा इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है कि RO माइनस और RS माइनस में बेसिसिटी का क्या रिलेशन होगा। सबसे पहले मैं कंपेयर कर लेता हूं बेसिसिटी में। एज आई नो RSH ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है एज कंपेयर टू ROH। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि H प्लस बाहर निकालने के बाद जो RS माइनस बनेगा और यहां पर H प्लस बाहर निकालने के बाद जो RO माइनस बनेगा, क्योंकि सल्फर के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होती है, इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड है, तो RS माइनस स्टेबल है, यानी ये जल्दी H प्लस देना चाहेगा। जल्दी H प्लस देना चाहेगा तो RSH थायो अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन नॉर्मल अल्कोहल। ये बात समझ में आ रही है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, यहां पे नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फंडा ना देख के साइज वाला फंडा देखेंगे। अब अगर मुझे एसिडिटी पता चल गई तो देखो फंडा क्या होता है, स्ट्रॉन्गर द एसिड कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। इसका मतलब एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर ये है तो ये वीक और बेस होगा, यानी बेसिसिटी का लॉजिक ये है। अब अगर मैं पुरानी वाली डेफिनेशन को ध्यान रखूं कि भाई जो जितना अच्छा लोन पेयर डोनेट करता है उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल हुआ, तो न्यूक्लियोफाइल भी ये अच्छा होना चाहिए, लेकिन आंसर आता ही है। और यही कारण था कि हमने बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी की दो अलग अलग डेफिनेशन दी। यानी कि अगर ये रिलेशन आ रहा है तो डेफिनेटली न्यूक्लियोफिलिसिटी एक अलग फिनोमेना है एज कंपेयर टू बेसिसिटी। तो RS माइनस का न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर कंपेयर करोगे लगभग 1000 टाइम्स होती है एज कंपेयर टू RO माइनस। इसलिए RS माइनस को एज ए न्यूक्लियोफाइल जनरली SN2 रिएक्शन में लिया जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। ये बात समझ में आ रही है? न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी वाला फंडा। अब टेबल 3 क्या बोलती है कि अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी को अरेंज करूं वैल्यू वाइज तो वो कैसे होगी। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेंगे हम लोग। व्हाट इज टेबल नंबर 3? टेबल नंबर 3 की अगर मैं बात करूं अबाउट द न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो F माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी को मैं 0 मानता हूं। वहीं H2O की न्यूक्लियोफिलिसिटी को, वाटर को 1 के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। ET3N की न्यूक्लियोफिलिसिटी को मैं 1400 मान रहा हूं। Br माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी 5000 टाइम्स होती है एज कंपेयर टू वाटर। PHO माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी 2000 टाइम्स होती है। ETO माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी 6 × 10⁴ टाइम्स होती है। और I माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी 120 × 10⁻³ टाइम्स होती है। और PHS माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी 5 × 10⁷ टाइम्स होती है। सबसे पहले तो डेटा देखिए, दिस इज टेबल नंबर 3 टेकन फ्रॉम जेक लिडन बुक। देखो जो टेबल 1 और टेबल 2 आपको लिखाई है, टेबल 1 में क्वेश्चन आया था 2013 में IIT एडवांस में। टेबल 2 से क्वेश्चन आया था IIT एडवांस 2017 में।
टेबल 3 से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, तो बी रेडी फॉर इट। टेबल 3 क्या है कि अगर मैं F माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में देखूं, अच्छा ये जो न्यूक्लियोफिलिसिटी वाली टेबल है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ये पोलर एंड प्रोटिक मीडियम में मैं कंसिडर कर रहा हूं, क्योंकि वाटर की न्यूक्लियोफिलिसिटी को 1 माना है, यानी पानी में देखा है। अगर मैं पानी की न्यूक्लियोफिलिसिटी को 1 मानता हूं तो F माइनस बहुत गंदा न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि पानी से चारों तरफ सराउंडिंग हो जाता है, तो बाहर निकल के जाके अटैक नहीं करेगा। Et3N is a very good nucleophile, 1400 times better nucleophile as compared to water. And Br minus देखो वैल्यू 5000 times, PHO minus 2000 times, ETO minus 6 into 10⁴। अगर मैं इसको देखूं तो ये 60,000 होगी। लिखने का मतलब ये है कि देखो इन दोनों में क्या फर्क है। PHO माइनस और ETO माइनस में ETO माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल इसलिए है कि यहां पर O माइनस के लोन पेयर बेंजीन में घूमेंगे, जबकि ETO माइनस में कहीं नहीं घूमेंगे, तो डोनेशन के लिए रेडी होगा, यानी इसके लोन पेयर आसानी से दे देंगे। इसमें लोन पेयर इधर भी जाएंगे और इधर तो रेजोनेंस कर ही रहे हैं, इसलिए वीकर न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू दिस। I माइनस 120 इंटू 10⁻3, अब ये देखो इससे जस्ट दुगना है। और PHS माइनस, मैंने कहा था RS माइनस बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, 5 इंटू 10⁷ टाइम्स, तो ये बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है। तो दिस इज टेबल 3। इसके बाद अगली क्लास में, दिस इज लेक्चर नंबर 8, अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। SN1 SN2 के बाद SNI में पढ़ा चुका हूं, SNAR, उसके बाद स्टार्ट करेंगे बेंजाइन, और उसके बाद देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एसिड डेरिवेटिव। थैंक यू एवरीवन।